वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तमाम खबरें विस्तार से। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अपना 51वां जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। हरिद्वार की पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम और राज्यपाल ने योग और आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन किया और पतंजलि की निर्मित 51 नई औषधियों को लॉन्च किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा भी की। साथ ही स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाएं। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि के प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्द ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा लिया गया ये क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में सही ढंग से हो जाए तो योग्य चिकित्सक भी मिलेंगे, चिकित्सा करने में सुविधा भी रहेगी और रोगियों को लाभ भी मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में पूरी देश दुनिया के लोग अभी आते हैं, वो चिकित्सा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से इधर निहारते हैं, तो ये एक अद्भुत कदम है। और आज जड़ी बूटी के दिवस के रूप में पूरे देश ने नहीं अभी तो दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में लोग मना रहे हैं। उन सब के प्रति हमारी हृदय से हमारी भावनाएँ हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएँ भी। देहरादून में भारी बारिश के चलते बहुत नुकसान हुआ। सहस्त्रधारा रोड पर बसे ब्रह्मपुरी क्षेत्र का प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देर रात बारिश की वजह से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद कैबिनेट मंत्री जोशी ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बारिश के कारण जिनके भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उन प्रभावितों को मुआवजा राशि दी जाएगी और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाए और भविष्य के जोखिम से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीलाभ किशोर, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक और उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आईजी PS डंगवाल, मसूरी ITBP निदेशक भी मौजूद रहे। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। IG नीलाभ किशोर ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता और अखंडता का परिचायक है। देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत माता के कई सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने में अहम योगदान दिया। ये केवल ध्वज ही नहीं, हमारी आशा। एक्चुअली हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग 75वां अपना आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें अमृत महोत्सव के तौर पे ये जाना जाएगा। इसमें ITBP जो है वो सीमावर्ती जितने भी एरिया हैं उसमें हम झंडे के महत्व को लेके जा रहे हैं। उसी क्रम में यह झंडा, जो विशाल झंडा जो हम लोगों ने एकेडमी में फहराया है, ये यहाँ के हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे ऑफिसर्स को और शहर के लोगों को और यहाँ विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे उन सबको प्रेरणा देगा और देशभक्ति के प्रति उनको जागृत करेगा। साथ में हम ITBP जो है इस बार हम लोग लाखों झंडे जो है गांव-गांव में जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित गांव हैं उनके घरों में लेके जा रहे हैं। कि मैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि हूँ। हमारा ये सपना है कि देश में हर जगह विशालकाय झंडे लगें और साथ साथ में देश के हर घर में लोग अपने घरों में, ऑफिस में झंडे को लगाएं। झंडा आप जैसे जानते हैं कि राष्ट्र प्रेम का पहला प्रतीक होता है। इसी कारण
हमारी गवर्नमेंट ने भी 75वें साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव में झंडा लगाने को एक सेलिब्रेशन का एक जरिया माना। मेरठ के मवाना के ततीना गांव के आयुष ठाकुर इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। वो देश में 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले। इसी कड़ी में हरिद्वार के लक्सर पहुंचे, जहां हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने आयुष ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने आयुष ठाकुर को फूल मालाएं पहनाई। साथ ही भारत माता के जयकारों से लक्सर गूंज उठा। हर किसी के चेहरे पर इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साह था। यात्रा कर रहे आयुष ठाकुर भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन उत्तराखंड की भूमि के लक्सर में प्रवेश कर चुका हूं। आयुष ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले वो उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करेंगे, उसके बाद भारत के 4 धाम और सभी ज्योतिर्लिंगों की भी पैदल यात्रा करेंगे। अगस्त से 15 अगस्त तक जहां पूरे देश में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा होने जा रही है, वहीं डोईवाला में भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तिरंगा यात्रा के मार्ग और अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तिरंगा यात्रा में पहुंचने का आह्वान किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होनी है। इस यात्रा का संकल्प उदयपुर में हुए शिविर में लिया गया था। अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को यात्रा ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से शुरू होकर 10 तारीख को डोईवाला पहुंचेगी। इसके बाद रायपुर क्षेत्र में जाएगी। साथ ही देश में जो समस्याएं हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता से कांग्रेस का साथ देने की अपील करेंगे। यहाँ पर जो है भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन जो है, यात्रा जो होनी है हमारी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में। यात्रा का जो मकसद है, जो हमारा उदयपुर संकल्प शिविर जो हुआ था, उससे यात्रा का जो संकल्प लिया गया, जो उद्देश्य था कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, भारत को जोड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, वो जो हमारा एजेंडा था, जो हम जिस उस पर भारत को जोड़ के चलते थे, वो आज कहीं बिखर गया है। हम उसको लेके एक यात्रा हमने निकाली है और 9 अगस्त से लेके अगस्त क्रांति के दिन वो यात्रा निकले। प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए की बिजली खरीद को लेकर बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह नेगी ने अपनी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। पूर्व राज्य मंत्री ने इस बिजली खरीद के खेल को राजभवन में भी संज्ञान लेने की मांग की और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग की। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और CGMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने विद्युत खरीद मामले में मोटी कमीशन खोरी के खेल को अंजाम देने के लिए गर्मी का सीजन आने से पहले विद्युत आपूर्ति मामले में कोई होमवर्क नहीं किया और न ही करार के तहत विद्युत आपूर्ति करने वाले कंपनियों की कोई समीक्षा की गई। विभाग की सोची समझी अदूरदर्शिता और कुप्रबंधन के चलते इस प्रदेश को लगभग 1,026 करोड़ रुपए की बिजली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और NVVN नई दिल्ली से महंगे दामों पर मार्च 2022 से जून 2022 तक खरीदनी पड़ी, जिसने प्रदेश के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूर्ण राज्य मंत्री ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऊर्जा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी इस विभाग में ऐसा खेल हो गया कि मजबूरन सरकार को लगभग 1200 मिलियन यूनिट्स बिजली बाहर से महंगे दामों में खरीदनी पड़ी। दरअसल इस गर्मी के सीजन में ये समझ लीजिए मार्च 2022 से जून 2022 तक सरकार ने लगभग 1,026 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से खरीदी और ये जो मिलियन यूनिट्स की बात करें तो लगभग 1200 मिलियन यूनिट्स बिजली की जो खरीद हुई है वो बाहर से हुई है। चाहे वो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज हो, चाहे पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो, चाहे NVVN से, इन तमाम 3 कंपनियों से इन्होंने खरीदी है। हमारा इसमें जनसंघर्ष मोर्चा का कहना यह है कि जो इतना बड़ा खेल हुआ है, 1,026 करोड़ रुपए की जो बिजली खरीदी गई है, सरकार का कुप्रबंधन, सरकार की अदूरदर्शिता और इसमें जो खेल किया गया, इसमें जो बहुत भारी खेल होना था, बहुत मोटी जो कमीशन खोरी होनी थी, इसकी वजह से सारा का सारा ये कुचक्र रचा गया।
बरसात के बाद शुरू होने वाली केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं और तैयारियां की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रखने और उसमें सुधार करने के लिए जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं में लगे अधिकारियों से बैठक की। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए ताकि केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि केदारनाथ धाम में इस साल बीते 4 महीने में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। यात्रा को देखते हुए सितंबर और अक्टूबर में यात्रियों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में लगे सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से किया है और आगे भी इसी उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। क्या पता जो अभी इंजर्ड है उसको अभी ठीक कर दे तो जो आगे यात्रा में जाने वाले उनका मेडिकल चेकअप अभी से कर लें। क्या पता जो अभी इंजर्ड है उसको अभी ठीक कर दे तो यूपी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक केपी दुबे कॉर्बेट पार्क के झिरना रेंज में रामनगर पहुंचे। यूपी उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ बैठक ली। ये मामला भी मीडिया की ओर से उठाया गया कि कॉर्बेट पार्क में जब भी शिकारी घुसे हैं वो यूपी से ही कॉर्बेट में घुसे हैं। इस पर चीफ वाइल्ड लाइफ ने कहा यूपी के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो कॉर्बेट पार्क और यूपी की सघन बस्तियां हैं उन पर चौकसी के लिए इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों की ओर से सामंजस्य स्थापित करने, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एक दूसरे के साथ गश्त करने और सूचनाओं के आदान प्रदान करने का चर्चा की गई। बैठक में वन्यजीव अपराधियों का एक दूसरे को डाटा दिया गया। बैठक में महीने में 2 बार संयुक्त गश्त करने का निर्णय लिया गया। इको सेंसिटिव जोन और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म संचालित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। खासकर जो मैनेजमेंट इंटरवेंशन पार्क में लिए जा रहे हैं, जो प्रबंधन के दृष्टिकोण से जो कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक दूसरे के सिस्टर स्टेट्स हैं और जो वन्यजीवों के संरक्षण के संबंध में या वन संरक्षण के संबंध में हमारे पूर्व से ही यह स्थापित परंपरा रही है कि एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण और वन संरक्षण में कैसे कीर्तिमान स्थापित करें और प्रबंधन को हम आगे ले जाएं ताकि वन्यजीव स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकें और हमारे वनों का भी सतत रूप से विकास होता रहे। तो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की बात है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है आप सभी अवगत हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लंबे समय के संघर्ष के बाद उत्तराखंड फार्मासिस्ट कर्मचारियों को वेतनमान 2800 ग्रेड पे से बढ़ाकर 4200 ग्रेड पे किया गया। लेकिन अब सरकार नियमावली में बदलाव कर सकती है जिसमें फार्मासिस्ट कर्मचारियों का वेतनमान घटाया जा सकता है। इसके विरोध में फार्मासिस्ट कर्मचारी मुखर हो सकते हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुधा कुकरेती ने कहा कि अगर सरकार हमारी वेतनमान को घटाती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये फैसला वापस लेना होगा। देखिए, सरकार का जो ये कर्मचारियों का वेतनमान डाउनग्रेड करने का निर्णय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन इस फैसले का कड़ा विरोध करता है। फार्मासिस्टों के संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में फार्मासिस्ट के जो कार्य हैं वो केंद्र से बहुत भिन्न हैं और इसी व्यापक और वृहद कार्य क्षेत्र को देखते हुए हमें 32 वर्षों के बाद जो कि उत्तर प्रदेश से हमारी मांग चली आ रही थी वेतनमान बढ़ाने की, वो पूरी की गई थी, जिसको वर्तमान सरकार डाउनग्रेड करने जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। प्रदेश सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले कार्यरत ठेकेदारों के पैसों से 5 गुना रॉयल्टी काटने का आदेश दिया। इसके बाद ठेकेदारों ने लामबंद होकर आंदोलन का ऐलान किया। जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति ने शासनादेश निरस्त करने की मांग की। समिति के अध्यक्ष गोविंद पुंडीर का कहना है कि अगर 3 दिनों के भीतर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेश में सभी तरह के निर्माण कार्यों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, आज हमने सबसे पहले डीएम साहब को अपना एक शांतिपूर्वक एक ज्ञापन देने हम सब लोग आए हैं।
हमारी कल पूरे जिला देहरादून और जिला हरिद्वार की एक बैठक हुई थी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि कल अगर 3 दिन का हमने अपना समय दिया है सरकार को। इन्होंने हमारे पास एक 28 तारीख को एक 5 गुना जो रॉयल्टी बढ़ाने का जो आदेश जारी किया है, हम उसके विरोध में पूरा प्रदेश जो है इस समय आंदोलन की कगार पे है। और हमने इनको चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं किया तो हम पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगे और पूरे तालाबंदी करेंगे। खटीमा लोहिया हेड पावर हाउस में फॉल्ट आने से यार्ड में देर रात भीषण आग लग गई। पावर हाउस को बड़ा नुकसान पहुंचा। लोहिया हेड से आपूर्ति होने वाली सभी जगहों पर पूरी रात बिजली गुल रही। इसी के चलते सितारगंज विद्युत स्टेशन से फिलहाल बिजली सप्लाई की जा रही है। खटीमा का आधा शहर भोड़, जबौर, पहेनिया समेत कुछ जगहों पर बिजली सितारगंज से जोड़ी गई। हालांकि बाकी जगह सितारगंज से जोड़े जाने का प्रयास जारी है। टनकपुर, मझोला, पीलीभीत रोड, आवास विकास समेत कई हिस्सों में बिजली 12 घंटों से गायब है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिजली अधिकतर जगहों पर सितारगंज से दिए जाने का प्रयास चल रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पावर हाउस सही करने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन काम युद्ध स्तर पर जारी है। और खबर गदरपुर से, जहां 31 जुलाई 2022 की शाम को तबस्सुम नाम की महिला ने पुलिस को तहरीर दी। उसके परिजनों पर 30 जुलाई को 3 लोगों ने फायरिंग की। उनके परिवार के कई लोग जख्मी हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। 315 के खोखे, 2 तमंचे, कारतूस जब्त किए हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने कहा कि 3 बदमाशों में शाकिर वार्ड नंबर 1 करतारपुर रोड थाना गदरपुर का निवासी है, जो कि शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 10 मुकदमों में पहले से कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा नसीरपुर सनावर अली करतारपुर रोड थाना गदरपुर पर पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। 2-3 व्यक्तियों ने, जिसमें साकिर, नासिर और जफर और साकिर की पत्नी इन्वॉल्व में, 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा लिखवाया, तहरीर दी कि इनके द्वारा हम पर फायर किया गया है। और उसमें पुलिस मौके पर गई और उनके चोटें थी, जिसमें कुछ छर्रे लगे थे। तो जो भी पीड़ित थे 3-4 लोग, इनका मेडिकल कराया गया और तत्काल इसके लिए टीमों का गठन किया गया। साकिर, नासिर फरार हो गए थे और जफ़र जो है वो भी कल उनके साथ ही कल अरेस्ट हुआ है। और साकिर और नासिर भीमताल से गिरफ्तार हुए हैं। जोशीमठ में स्नो लेपर्ड की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें मलारी भारतीय सीमा के बॉर्डर रोड से कैद हुई। ये स्नो लेपर्ड पहाड़ी पर घूमता हुआ दिखाई दिया। स्नो लेपर्ड अति दुर्लभ प्रजाति है वन्यजीव की। स्नो लेपर्ड को BRO के मजदूरों ने अपने फ़ोन में कैद किया। एक दिन पहले की तस्वीर बताई जा रही है। और खबर जोशीमठ से, जहां भगवान नर नारायण की उत्सव डोली आज 9 बजे बामणी गांव स्थित भगवान श्री बद्री विशाल जी के जन्म स्थान लीला डूंगी प्रस्थान हुई। भगवान श्री नर नारायण भगवान की पूजा अर्चना के बाद अभिषेक संपन्न हुआ। नायब रावल अमरनाथ नंबुदुरी और आचार्य गणों ने भगवान नर नारायण भगवान का अभिषेक किया। श्री नर नारायण जी की उत्सव डोली बामणी गांव के भ्रमण के पश्चात वापस श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में विराजमान होने के बाद जयंती कार्यक्रम का समापन होगा। ऋषिकेश के टिहरी जिले में हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन देखने को मिला। इसके चलते सड़क मार्ग बंद हो गया। देहरादून जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी जिले के अधिकांश हिस्से में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के अधिकांश हिस्से में हो रही भारी बारिश के चलते जिले में 2 राज्य मार्ग, 2 जिला मार्ग सहित 8 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए। सड़क मार्ग बंद होने की वजह से लोगों का स्थानीय बाजारों सहित जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। रानी पोखरी मोटर मार्ग का किलोमीटर 1 है। इसमें 3 पॉइंट बन गए हैं। एक तो ये अभी आज ही टूटा है, बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिर गया है और लगातार टूट रहा है। हमारे द्वारा मशीनें लगाई गई थी और काम जारी था, लेकिन फिर ऊपर से आने का खतरा है, तो सेफ्टी को देखते हुए भी काम थोड़ा रोका गया है। इससे आगे पॉइंट वो NH 94 का मलबा पूरा टूट के नीचे आ रहा है, वहाँ भी लगातार बहुत ज़्यादा मलबा आया हुआ है। बारिश का मौसम उत्तराखंड के लिए आफत का सबब बन चुका है। हर रोज कहीं बादल फटने से तो कहीं सड़क धंसने से राज्य में लोगों के सामने मुश्किलें हो रही हैं। अब देहरादून के ब्रह्मपुरी सहस्त्रधारा क्षेत्र में पहाड़ी से टूटकर मलबा आया, लोगों के लिए आफत बन गया।
बारिश के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में आसमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है। इसी तरह उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश से नुकसान हो रहा है। कभी पहाड़ी टूटकर उसका मलबा रास्ते को अवरोधित कर रहा है, तो कहीं सड़कें धंस जाने से लोगों के लिए मुश्किलात बन रही है। इस आपदा में कहीं लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, तो कहीं मकान के मकान धराशायी हो गए हैं। अब इस आपदा की चपेट में ब्रह्मपुरी सहस्त्रधारा है। अभी तो कुछ भी नहीं मिली ऐसी मदद हमारे को, थोड़ा बहुत चेक मिले बस। बाकी तो सामान सारा ही नुकसान हो गया, मकान का हो गया, डंगरों का हो गया, और जो रास्ता है सारा दब गया। सहस्त्रधारा के पास ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पहाड़ी से टूटकर मलबा सड़क पर आया, जिससे भारी नुकसान हुआ। मलबे में एक महिला और पशु फंसे होने पर मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला बुद्धेश्वरी क्षेत्री को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मलबे में 3 पशु भी दब गए और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। आसपास के कई आवासीय भवनों में भी मलबा घुस गया। हमारा तो नुकसान तो सारा ही हो गया, अंदर जितना था वो तो सारा मलबे में दब गया बस। और जो बर्तन ही थे थोड़ा किचन में वो निकाले बाहर, ज्यादा और तो कपड़े कुपड़े सब दबे, कुछ थोड़ा सा निकले 1-2 जोड़े, और सब वहीं दब गया मलबा। बस हम तो ये लड़का आया हमारा, नहीं तो ये ना आता तो हम सब अंदर दब जाते, उसने हमें बाहर निकाला। कार से कि हमें भाई रहने की जगह दे, हम तो यहाँ बैठे हुए बाहर सड़क में, अब हम कहाँ जाएंगे, ना हमारे पे रहने की जगह, घर हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया। अभी तो हम रात को तो लोग घर में गए, हम बहुत दूर जाके, अब हम कहाँ जाएं, अब तो हम ऐसे बैठे, हम तो कल से ऐसे बैठे हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी वर्षा के चलते भूस्खलन की घटना से भी हड़कंप मचा। पहाड़ी के मलबे की वजह से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 4 मवेशी दबकर मर गए। एक ऑटो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सहस्त्रधारा रोड पर कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण पानी बहने लगा और वाहनों की आवाजाही में रुकावट बनी रही। जो अभी यहाँ देखा गया है 3 मकान हैं जिनमें क्षति हुई है, और भी आगे आकलन चल रहा है। 3 पशु थे जो दब गए थे लेकिन जीवित हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। एक महिला थी, वो भी दब गई थी, लेकिन अभी देखा उनसे मुलाकात हुई है, वो भी ठीक है। जो भी हमारे मुआवजा बनता है उसको हम तत्काल, हमारी टीम लगी हुई है, तत्काल अभी मुआवजा बिल्कुल बना देंगे, और जो भी राहत कार्य हैं वो चलते रहेंगे, और कोई असुविधा ना हो अब आगे उसका ध्यान रखा जाएगा। पूरे उत्तराखंड में बारिश के कारण हालात खराब हैं। प्रशासन रेस्क्यू के लिए जितनी भी तैयारी करे, लेकिन प्रकृति के कोप कुछ इस तरह है कि कई जिलों में इसका असर साफ देखा जा रहा है। 200 से अधिक सड़कों पर धंसना हो, या कई हाईवे का बारिश के कारण बंद होना, या फिर दर्जन से अधिक लोगों का अलग अलग जगहों पर जान गंवाना। इन हादसों ने इस बार उत्तराखंड को संकट ही संकट में डाल दिया है। मानसून आते ही उत्तराखंड में मानसून आफत का सबब बन जाता है, और इसके ये वानगी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से देहरादून के सहस्त्रधारा के ब्रह्मपुरी इलाके में एक मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, और मलबा जो है घरों में पूरी तरीके से घुसा हुआ है। आप देखेंगे तस्वीरों में तो किस तरीके से ये कमरे के अंदर जो है ये मलबा जो है ये घुसा हुआ है, और साथ ही ये दूसरा आप कमरा देखेंगे तो पूरी तरीके से ये पीछे की तरफ से जिस प्रकार से मलबा आया था ये पूरी तरीके से जो है मलबे पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। और जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सोने के लिए ये कमरा यहाँ पर जो बेड लगा हुआ था ये भी पूरी तरीके से जो है मलबे में जमींदोज हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस प्रकार से मलबे में मवेशी भी दबे हुए थे, कुछ लोग यहाँ पर बच्चे और महिला जो है यहाँ पर दबी हुई थी। हालांकि एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को जो है वो बचा दिया गया है, लेकिन जो स्थिति जिस प्रकार से मकान के अंदर देखी जा रही है इससे ये रहा कि जो बचाव एसडीआरएफ की जो टीमें थे, जो स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा जो है ये पूरी तरीके से बचाव किया गया, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति जो है
कमरे के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से मलबा जो है मकान के अंदर घुसा हुआ है। यही स्थिति इसके बगल में जो मकान है या वहाँ पर भी यही इसी तरीके से जो है मलबा जो है मकान के अंदर घुसा हुआ है। हालांकि सभी लोगों को जो है वो बचा लिया गया है। जिला प्रशासन की टीमों के द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण जो है वो किया गया है। हालांकि ये देखना होगा कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से जो है आम लोगों को इस आपदा से जो है वो जूझना पड़ेगा। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन अब इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है और इनकी रहने के लिए जो है किस तरीके से व्यवस्था करती है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।